हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रोडिजी के ट्रिक्स देख लिए थे। प्रोडिजी कंप्लीट कर लिया था, म्यूटेशन बहुत डिटेल में कंप्लीट किया था, सेक्स डिटर्मिनेशन भी अच्छे से कंप्लीट किया था। उसमें हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि इतने अच्छे से वो कंप्लीट हुआ है कि उससे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो वो बन जाएगा। एक एक लाइन में मैंने बताया है कि कहाँ से आपके किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर देखने के बाद जो भी टेस्ट देते हैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं। और इनफैक्ट उनका ये कहना है कि उसी से क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है। जहां जहां से मैं कहती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। और इसका जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो आप जरूर देखिए। न्यूमेरिकल मैंने इसके क्वेश्चन अपलोड किए, वो जरूर देखिए। उसके बाद फिर मैं थियरी वाले कुछ क्वेश्चन का इसका एक पूरा सेट बनाऊंगी जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी जरूर देखिएगा। तो इन सबको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इसके साथ ब्रेन हैक्स, टाइम मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए उसके लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, कैसे चीट सीट बनाना है। चीट सीट बोले तो मतलब एक ये तैयार करना कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे बताए हुए आते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेंडेलियन डिसऑर्डर से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछला हमारा ये ग्लिम्स है, पिछला हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर से पहले हमको ये जानना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर दो ग्रुप में कैटेगराइज होती है, ठीक है। दो कैटेगरी में बढ़ती है, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर जीन में कोई डिफेक्ट है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है। और पूरे के पूरे क्रोमोसोम में कुछ डिफेक्ट है, क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूटा हुआ है, क्रोमोसोम गायब है, क्रोमोसोम एक एडिशन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसको कि मैं आपको म्यूटेशन में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। Mendelian disorder are mainly determined by the alteration or mutation of single gene. Single gene के alteration या mutation की वजह से होता है। This disorder are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance में, जैसे हम पढ़ चुके हैं। The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family by the pedigree analysis. मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो पैटर्न है ना, हम पेडिग्री चार्ट के थ्रू आराम से पढ़ सकते हैं। हम पेडिग्री चार्ट में मेंडेलियन डिसऑर्डर को शो कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। तो इसकी ट्रिक होती है, एच सी वर्मा सर, एच सी वर्मा सर को जानते हो ना, फिजिक्स पढ़ाते हैं। सो एच सी वर्मा सर फिजिक्स की ट्यूशन क्लास देंगे, ठीक है। एच सी वर्मा सर फिजिक्स की ट्यूशन क्लास देंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हेयर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रिसेसिव होंगे, कुछ डोमिनेंट भी होते हैं। तो डोमिनेंट वाले कम होते हैं, मोस्टली सारे के सारे रिसेसिव ही होते हैं। डोमिनेंट वाले अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. सिर्फ पेडिग्री देख करके आप ना बता सकते हैं कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव। और इसकी मैं ट्रिक आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो सिर्फ एक बार चार्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट रिसेसिव पता करने के लिए सिंपल सी आपको हमेशा क्या लिंक करना है, जो मेंडल का फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना, टॉल और ड्वार्फ वाला। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कब आता है, डोमिनेंट कैरेक्टर हर हर जनरेशन में आता है। हर जनरेशन में हमको टॉल देखने को मिलते हैं, चाहे वो हेटेरोजाइगस हो चाहे वो होमोजाइगस हो, ठीक है। टॉल देखने को मिलते हैं, तो स्किप नहीं करता जनरेशन। लेकिन रिसेसिव वाले में क्या होता है, वो एक जनरेशन में गायब हो जाता है, फिर सडन से आ जाता है। तो रिसेसिव में जनरेशन स्किप करता है बच्चे। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ द हीमोफीलिया। ट्रेट जो है सेक्स लिंक हो सकते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स, और एक्स क्रोमोसोम में होता है और ये रिसेसिव होते हैं, तो मतलब कि फीमेल को जल्दी नहीं होगा। फीमेल को होने के लिए दोनों एक्स खराब होने होंगे, और मेल को होने के लिए एक एक्स काफी है ना।
ओके। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये दो हमको पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो फीमेल है वो क्या है, वो अफेक्टेड है, और जो मेल है वो अफेक्टेड नहीं है। ये फर्स्ट जनरेशन में भी बीमारी देखने को मिल रही है, सेकंड जनरेशन में भी देखने को मिल रही है, ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्ड जनरेशन में भी देखने को मिल रही है। तो मैम ये क्या, ये जो स्किप हुआ बच्चे की हर जनरेशन में हो रही है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को नहीं भी हो सकता है, कुछ कुछ बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं, कुछ नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हर जनरेशन में हो रहा है। इस जनरेशन में देखो, इस इसको हुआ, फिर उसके बाद इन दोनों को हुआ, फिर इसके इस इसने जिसके साथ शादी की उसको नहीं हुआ, लेकिन इसने जिसके साथ शादी की इसको नहीं था, लेकिन फिर भी इस जनरेशन में आया। मतलब कि ये कोई डोमिनेंट है, क्योंकि ये जनरेशन स्किप नहीं कर रहा, और ना ही ये मदर से सन में जा रहा है, जो कि ये आपका सेक्स लिंग होगा, सेक्स लिंग का भी कोई चांस नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोजोमल बीमारी की एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा केस अगर हम देखते हैं, तो जो मेल है और फीमेल है, फादर मदर दोनों को, ठीक है, फीमेल लिख दो नहीं तो आप सोचोगे फादर है और मदर है, मेल और फीमेल दोनों में से किसी को नहीं है। ओके, फर्स्ट जनरेशन में नहीं है, फिर सेकेंड जनरेशन में सडन से आ गया, सेकेंड जनरेशन में सडन से आ गया, और बॉय को भी है और गर्ल को भी है। तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक तो है नहीं, सेक्स लिंक तो है नहीं, सेकेंड जनरेशन में फिर से आ गया, फिर आ गया सडन से, और फिर उसके बाद आगे भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, रिसेसिव टाइप का है, और वो भी कैसा रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। तो हम कलर ब्लाइंडनेस से स्टार्ट करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ ईदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ये जो लोग होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, ऐसा नहीं कि अंधे होते हैं, लेकिन इनको रेड कलर नहीं दिखेगा, ग्रीन कलर नहीं दिखेगा। अगर आप ना इनको आप देखोगे रेड और ग्रीन कलर के डॉट के बीच में कोई नंबर लिख दोगे तो उनको वो दिखाई नहीं देगा। तो इससे पता चल जाता है, ऐसा स्कूल में भी आजकल चेक होता है कि कलर ब्लाइंडनेस किसको है, तो उनको ना दिखाया जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी शायद इस तरह का एक पिक्चर होगा, जिसमें रेड और ग्रीन डॉट होगा, जिसके बीच में एक नंबर दिया हुआ हो, और पता करना होता है कि वो नंबर है, नंबर क्या लिखा है। तो आप भी चेक कर सकते हैं, ऐसा गूगल में बहुत मिल जाता है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर आपको दिखाई दे रहा है मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। दूसरी बात, खुद पता होता है कि ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, भाई भाजी लेने गए नहीं दिख रहा है, फूल लेने गए रेड कलर का फूल लिए गर्लफ्रेंड के लिए, पता ही नहीं चल रहा है भाई रेड कलर का। अब दुकान वाले से बोल रहे हैं भाई रेड रोज दे दो, अब वो रेड रोज ना क्लियरली दिख नहीं रहा है अच्छे से, मतलब रेड जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर ट्रैफिक लाइट अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो वो एक अंदाजा लगा रहे हैं कि जब सब लोग रुक गए तो हमको भी रुकना, जो सब चले गए तो हम भी चल रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं वो कैसे किस तरह से ये लोग लाइफ इतनी जीते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब अजीब सा सिचुएशन होता होगा कि जब शादी हो रही है तो रेड रेड पहनना है। हाँ, तो अब समझ नहीं आ रहा, दुल्हन रेड पहनी है, वो पूछ रही है कि भाई मैं कैसे लग रही हूँ, रेड लिपस्टिक लगाई है ना, उसके बालों का रेड गुलाब दिख रहा है ना, लिपस्टिक दिख रहा है अच्छे से, ना ही उसका रेड जोड़ा दिख रहा है ढंग से, ठीक है। रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन पहना हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है ग्रीन कहाँ है रेड कहाँ है, समझ गए। सो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू, क्यों होता है, इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ सर्टेन जीन आते हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाता है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। और ये 8% मेल्स में होता है, मतलब मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, वो भी 8%। तो आपको ये परसेंट याद रखना है बच्चे, ये एनसीईआरटी में दे सकता है लाइन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। 8% मेल्स में होता है और 0.4% फीमेल्स में होता है। तो दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो आपका ये असर्शन रीजन भी बन गया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बन गया, और यहाँ पे असर्शन रीजन भी बन गया। तो असर्शन आपका क्या है कि 8% मेल में होता है, 0.4% फीमेल में होता है। फिर रीजन क्या हो गया, दिस इज बिकॉज द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, जो कि करप्ट हो जाएगा। सो हम इसको देख लेते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है मान लो। तो एक्स क्रोमोसोम में यहाँ पर ये जो फाइल है ना, यहाँ पे ये जो जीन है, ये थोड़ा सा म्यूटेशन आ गया इसमें, तो इसको हम बोल रहे हैं ये कलर ब्लाइंडनेस वाला हो गया। तो ये फीमेल का अगर एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल के पास तो दो एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है,
ओके। और यही मेल की बात है तो मेल के पास, बेचारे के पास एक ही एक्स क्रोमोजोम है और दूसरा छोटा सा वाई क्रोमोजोम है। आपको पता है ना, वाई क्रोमोजोम थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है। तो एक्स क्रोमोजोम है और वाई क्रोमोजोम है, और वाई क्रोमोजोम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है दुनिया से, तो मतलब धीरे धीरे मेल्स नहीं बचेंगे, सिर्फ फीमेल्स बचेंगी। हाँ। सो अगर इसका ये फाइल करप्टेड हो जाता है बेटा, यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ जाता है, यहाँ पे म्यूटेशन आ जाता है, तो क्या होगा, इसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसके पास प्रेजेंट भी है कलर ब्लाइंडनेस का, तो ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। जो फीमेल होगी ना उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्स है ये इसको क्या कर देगा, डोमिनेंट जो अच्छा वाला है ना एक्स, वो उसको डोमिनेट करेगा, सप्रेस करेगा। ठीक है, उस पर डोमिनेंट हो जाएगा और उसको सप्रेस करेगा, बोलेगा चुप रह, है ना, तू नहीं जाने वाली, मैं जाने वाली हूँ। ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वाई तो अपना छोटा सा टिंगू सा, ये इसको दबा नहीं सकता, तो ये एक्सप्रेस होगा ही होगा। ओके। इससे क्वेश्चन आपके किस तरह के आते हैं कि एक वुमेन है, ठीक है, एक वुमेन है जो कि कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की। उसकी शादी होती है एक नॉर्मल मैन से, जिसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है। तो क्या चांसेस है उनके बच्चे के, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होने के, सन के और डॉटर के। तो XCX हो गया, XCY हो गया, फिर XX हो गया, फिर XY हो गया। तो क्या चांस बन रहा है, 50%, है ना। ये जो है 50% डॉटर क्या होगी, 50% डॉटर कैरियर होगी। फिर 50% सन अफेक्टेड होंगे क्योंकि उनके पास एक ही एक्स है, वो भी क्या है, करप्टेड है। और 50% नॉर्मल होंगी, 50% डॉटर डॉटर क्या होंगी, नॉर्मल। ऐसे ही 50% 50% सन क्या होंगे, नॉर्मल। 50% सन नॉर्मल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर दोनों ही, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी कैरियर है, और ये भाई कैरियर का तो सवाल ही नहीं है, ये नॉर्म मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस है। तो क्या होगा, तब डॉटर को होने के चांसेस है। अगर मदर कैरियर है और फादर, ठीक है, मदर कैरियर है, और अगर फादर को, ये हो गई मदर और ये हो गया फादर को कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये जाएगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे है तो फादर से डॉटर में जाता है, और दोनों, एक तो मदर को भी है, तो दोनों एक्स क्या हो जाएंगे, करप्टेड हो जाएंगे ना, XC तो यहाँ पर डॉटर को क्या हो जाएगा, डॉटर इज अफेक्टेड। डॉटर क्या हो गई, डॉटर इज अफेक्टेड। ठीक है। और क्या रेशियो बनेगा, XCY, सन को भी हो रखा है, फिर XCY हो गया। फिर XCX हो गया। तो ये क्या हो गया, कैरियर डॉटर हो गई, और फिर हो गया XY। तो इस केस में एक डॉटर कैरियर होगी और एक डॉटर क्या होगी, अफेक्टेड होगी, और एक सन अफेक्टेड होगा और एक सन क्या होगा, नॉर्मल। ओके, क्लियर। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं। हाँ। तो जो मैंने बताया वही चीज यहाँ लिखी है, द जीन हैज ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड, द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। दिस मीन्स दैट इट्स अफेक्ट इज सप्रेस्ड बाई हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। जो बगल में जो एक्स जीन है वो उसको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, डॉटर नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होगी अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। ओके। तो यहाँ से भी असर्शन रीजन बन गया कि डॉटर कलर ब्लाइंड क्यों नहीं होती है, बिकॉज कब होगी, तो उसका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, जो उसका रीजन होगा कि भाई मदर को भी कैरियर होना चाहिए और फादर को क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड होना चाहिए। फिर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में जिसको कट लग जाता है ना, अगर इस पर्सन को कट लग गया और
ब्लड जो है बहता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं ना क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, वो इंटरप्टेड हो जाता है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन वगैरह नेसेसरी है ना, उनके फॉर्मेशन में और फिर जो क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाता है, उसकी वजह से इनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो द सेक्स लिंक, ये भी क्या है? सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, मतलब कि ये भी एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny। ये मदर से, मदर कैरियर होगी और मदर से सन में जाता है। और ये देखा गया था किसमें? क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में देखा गया था। ओके, तो ये हमारी क्वीन विक्टोरिया जी हैं। ओके, हमारी क्वीन विक्टोरिया जी हैं, मुकुट पहन रखा है इन्होंने, ये लहराते बाल, ये लहराते बाल इनके। ओके, क्वीन विक्टोरिया जी के। इतनी गंदी क्वीन विक्टोरिया? हाँ, अरे नहीं भाई। ठीक है, मेरा पेन ऐसा है, जब मैं इस पेन से लिखती हूँ लगता है दूसरी क्लास का बच्चा लिख रहा है। ठीक है, ये क्वीन विक्टोरिया है। ओके, क्वीन विक्टोरिया। अब इनको, क्वीन विक्टोरिया जी को पता नहीं था कि ये कैरियर है, किसकी कैरियर है? हीमोफीलिया की। तो एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया है, ठीक है, और दूसरा एक्स इनका नॉर्मल है, सो ये कैरियर थी। वहीं बगल में फिर इनकी शादी हो गई किससे? नॉर्मल मेल से, नॉर्मल प्रिंस से हो गई। तो प्रिंस इज नॉर्मल। लड़कों का मुंह ऐसा ही होता है ना, लड़कों का मुंह ऐसे ही होता है। तो प्रिंस इज नॉर्मल। ओके, ठीक है। तो ये जो प्रिंस है, प्रिंस क्या है? नॉर्मल है। प्रिंस बेचारा नॉर्मल था। अब इनकी मैरिज हो गई, तो आगे इनमें किस तरह का, आगे की जो प्रोजेनी थी वो कैसी थी? तो जब इनमें क्रॉस हुआ तो प्रोजेनी कैसी आई? एक्स एच एक्स, फिर एक्स एच वाई, हाँ, फिर एक्स एक्स, फिर एक्स वाई। अगर आपको ये वाला बनाने में दिक्कत होता है तो आप प्रोडिजी, सॉरी, पिनट स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इसमें समझ में ये आ रहा है कि जो एक डॉटर हुई है वो फिर से आगे जिससे शादी करेगी उसके घर में ये हीमोफीलिया बीमारी स्प्रेड करेगी, ठीक है, कैरी करेगी। तो ये कैरियर है, कैरियर डॉटर, डॉटर। शादी करते टाइम थोड़ी पता चलता है कि लड़की क्या क्या लेके आ रही है अपने साथ। फिर एक्स एच वाई, तो ये क्या हो गया? अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टेड सन। क्योंकि ये मदर से, जितने भी एक्स लिंक होंगे वो मदर से सन में जाएगा और फादर से डॉटर में जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स नॉर्मल, नॉर्मल डॉटर और नॉर्मल सन। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? कि इसमें भी 50% वाला चांस है नॉर्मल सन, नॉर्मल सन। कोई जरूरी नहीं है, अगर दो बच्चे इन्होंने किए तो हो सकता है नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन ही आ जाए। ओके, इसलिए बच्चे दो ही अच्छे। So due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. The heterozygous female for hemophilia may transmit the disease to the son. The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपका असर्शन हो गया। ठीक है, क्यों रेयर है? रीजन क्या है? मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, मदर को कैरियर होना पड़ेगा, और जो फादर है फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्वीन विक्टोरिया के केस में था। फिर है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल एनीमिया से भी खूब क्वेश्चन आते हैं भर भर के। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो मैं दोबारा से नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पुराना लेक्चर देख लेना। सिकल सेल एनीमिया, दिस इज एन ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से इसका कोई लेना देना है नहीं है, ऑटोजोम से। ठीक है, क्योंकि इसमें भाई आरबीसी, आरबीसी का शेप, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है उस पे
अफेक्ट करता है, तो आरबीसी वगैरह किसमें आते हैं, ऑटोजोम्स में आते हैं, ठीक है। सो दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर कैरी फॉर जीन। इसमें ये तभी होगा जब दोनों पार्टनर, जो मदर फादर है, उन दोनों के पास जीन होंगे उसके सिकल सेल एनीमिया के। मतलब कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए। थैलेसीमिया के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए मदर फादर दोनों क्या होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए। और सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींच देती हूँ। यहाँ हम सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया बच्चे, अनीमिया, ये क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है, नंबर को घटाता है आरबीसी के, ये क्वालिटी, आरबीसी के क्वालिटी को घटाता है, ये आरबीसी के शेप को बिगाड़ देता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्यों आया, कहाँ से आया? सिकल सेल एनीमिया जो है ना, साउथ अफ्रीका में एक्चुअली बहुत, मतलब वैसा ना जंगल वाला एरिया। तो साउथ अफ्रीका में मच्छरों की वजह से मलेरिया बहुत हो रहा था, तो बॉडी अडेप्ट हो रहा था। एडेप्टेशन के चक्कर में क्या हुआ कि कुछ लोगों में ना जो आरबीसी है वो सिकल सेल शेप का हो गया। सिकल शेप के होने की वजह से जो मलेरिया है, मलेरिया हम जानते हैं कि वो हमारे आरबीसी में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वो ना वहां पे ग्रो नहीं कर पाते थे। सिकल सेल एनीमिया, उसका स्ट्रक्चर सिकल सेल होने की वजह से, आरबीसी का सिकल सेल होने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते थे, और मलेरिया ऐसे लोगों को नहीं होता था। इनफैक्ट जो कैरियर होते थे उनको भी मलेरिया नहीं होता था। तो एक तरह से सिकल सेल एनीमिया उनको मलेरिया से बचाता था। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जिसको हो गया, उसकी तो लाइफ ऐसे भी खतरे में हो गई, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया होने के बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लेस हो जाता है। जो जो पर्सन जिसको भी हुआ है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता है, और उसको हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर हार्ट पेन, एंजीना पेक्टोरिस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। और क्या होता है कि इनको जो है, हाँ, सांस लेने में दिक्कत वगैरह बनी हुई रहती है हमेशा। ये किसके द्वारा मतलब कंट्रोल होता है? दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील एचबीए और एचबीएस। ये कंट्रोल होता है बाय एचबीए एंड एचबीएस। अगर एचबीए एचबीएस है तो ये क्या है, कैरियर है। कैरियर है, अगर किसी बंदे में एचबीए और एचबीएस पाया जा रहा है तो कैरियर है। अगर किसी में एचबीए पाया जा रहा है मतलब कि नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। जो लोग नॉर्मल है उनमें एचबीए पाया जाएगा। और जिनमें जिनमें एच बी एस पाया जाएगा वो क्या है, इसका मतलब कि वो, उसको सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है। ओके, इसका मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया है। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ एच बी एस सो द डिजीज phenotype. Heterozygous HbS individual appear apparently unaffected because but they carry the disease as the 50% probability of transmission of mutant gene to the progeny. तो HbS है, कैरियर है। अब इससे क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है कि जो एक फादर है, ठीक है, ये मदर है और ये फादर है, तो मदर भी कैरियर है, एच बी एस और ये भी एच बी एस दोनों ही क्या है, कैरियर है। तो दोनों अगर कैरियर हैं तो देखो बच्चों में कैसे जाता है ये क्या बन जाएगा, एच बी ए। एक बच्चा क्या हो गया इनका, नॉर्मल हो गया। फिर एच बी एस एक बच्चा क्या हो गया, कैरियर हो गया। फिर एच बी एस एक और बच्चा क्या हो गया, कैरियर हो गया। फिर क्या हो गया, एच बी एस। तो 1 आउट ऑफ 4, ठीक है, 25% चांस क्या है, 25% चांस क्या है, 1 आउट ऑफ 4 क्या चांस है कि सिकल सेल एनीमिया हो जाए, अगर दोनों कैरियर हैं तो। क्लियर? और क्या कह रहा है कि भाई ये होता कैसे है, क्यों होता है, ठीक है, क्या म्यूटेशन होने से? दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। देखो, जो हीमोग्लोबिन है उनमें चेन होती है, हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ रखा है ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग है, ये आयरन है बीच में, ये पोरफायरिन रिंग है उसमें, ठीक है। दो दो
अल्फा चेन और दो बीटा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती होती है ना। ठीक है, तो जो बीटा चेन होती है ग्लोबिन ग्लोबिन की, ये जो बीटा चेन होती हैं इनमें जो सिक्स अमाइनो एसिड है, ओके, सिक्स अमाइनो एसिड होगा, वन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, जो सिक्स अमाइनो एसिड होगा वहां पर क्या होना चाहिए, ग्लूटामिक, वहां पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। और ग्लूटामिक के जगह पे वहां पे सिंगल कोडिंग की गलती की वजह से वहां पर क्या आ जाता है, ग्लूटामिक इज रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ठीक है, ग्लूटामिक के जगह पे वेलिन आ जाता है, और इस वेलिन के आने से, इस वेलिन के आने से क्या होता है, इस वेलिन के आने से क्या होता है कि जो आरबीसी, आरबीसी यूं जो एल्पेनलीबेन की तरह था, नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी, ये नॉर्मल आरबीसी ग्लूटामिक की वजह से है, अब ये रिप्लेस हो गया, वेलिन आ गया, तो कैसा हो जाएगा ये आरबीसी ऐसा। ठीक है, सिकल शेप का हो जाएगा, और ये अब ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन कम आएंगे। ऑक्सीजन कैरी क्यों करता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ना, 250 से 270 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी, और इस तरह का शेप होने की वजह से कम हीमोग्लोबिन, तो कम ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आपका GAG कोडिंग है। ठीक है, GAG, GAG के लिए क्या बन रहा है, CTC बन रहा है, CTC बन रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, GAG की जगह क्या आ गया, GTG आ गया, तो यहाँ पे प्यूरीन के जगह पे बेटा, प्यूरीन के जगह पे पिरिमिडीन आया है, पिरिमिडीन आएगा, आया है। तो आप मुझे बताएंगे, अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो आप मुझे बताएंगे कि ये किस तरह का जीन म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन में ये जा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह का जीन म्यूटेशन है, पॉइंट वाला है, फ्रेम शिफ्ट है, और पॉइंट वाला भी है तो कौन सा वाला है। पॉइंट में भी मैंने दो बताया था, एक में प्यूरिन, प्यूरिन को रिप्लेस करता है, एक प्यूरिन जो, एक में क्या होता है, प्यूरिन जो है पिरिमिडीन को रिप्लेस करता है। ठीक है, प्यूरिन हट करके पिरिमिडीन लग जाता है, सो ए की जगह टी लग गया, मतलब प्यूरिन की जगह पे पिरिमिडीन लग गया। ओके, तो GAG की जगह पे क्या, GAG जो है यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ए की जगह पे टी आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपका GAG, mRNA GAG बनता है, तो यहाँ पे mRNA क्या बन गया, इसलिए GUG बन गया, mRNA क्या बन गया, GUG बन गया। ओके, तो GUG बनने की जगह, बनने की वजह से यहाँ GAG बन रहा था तो ग्लूटामिक बन रहा था 6 नंबर पे, यहाँ GUG बन गया तो 6 नंबर पे क्या आ गया, वेलीन आ गया। ठीक है, गैग बन रहा था तो ग्लूटामिक, गुग बन रहा है तो वेलिन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में पता होनी चाहिए। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने कौन कौन सी बीमारी देखी, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है जो कि एक्स क्रोमोसोम से होता है। सिस्टिक फिब्रोसिस इसमें नहीं दिया, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। टी से थैलेसीमिया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, मिस्थेनिया ग्रेविस और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये दोनों क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप के हैं। तो वाले जो दोनों हैं वो डोमिनेंट टाइप के हैं। और देख लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या आ गया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जिसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ओके, और हंटिंगसंस डिजीज आ गया, जो ये सब अभी आपको पढ़ना नहीं है। ओके, ये सब है बट आपको ये सब पढ़ना नहीं है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये कहाँ चला गया मेरा, ये हमेशा गायब हो जाता है। देख लो, एरर क्यों शो कर रहा है भाई, मैंने क्या गलती की, क्या गलती की मैंने, कोई गलती नहीं की मैंने। ये मैं थोड़ा जूम कर दूं। ओके, हाँ, सो हंटिंगसंस डिजीज, ये सारी बहुत बेकार डिजीज, इनके बारे में बात भी करना बेकार है। डिम्पल इन चीक्स ये भी ऑटोसोमल, सोचो डोमिनेंट, ये एक तरह का डिसऑर्डर है डिम्पल होना। हाँ, म्यूटेंट एलील इज डोमिनेंट इसमें। ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, पहले आता था एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म इन सबसे क्वेश्चन अब नहीं आता। एल्बिनिज्म में वही स्किन का कलर बहुत लाइट हो जाता है, बता चुकी हूँ मैं।
और फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ लिया हमने। थैलेसीमिया जो है अभी पढ़ेंगे। थैलेसीमिया जो है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है, बहुत दिक्कत होती है ऐसे बच्चों को भाई, बहुत दिक्कत होती है। और जितने भी ब्लड बैंक बनते हैं ना वो मेनली थैलेसीमिया पेशेंट को ध्यान में रखकर बनते हैं। फिर थैलेसीमिया पेशेंट को ना हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है, हर महीने किसी तरह उनका जीवन कटता है बच्चे। और फिर है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया में पता है क्या होता है? एल्केप्टोन्यूरिया में जिस पेशेंट को एल्केप्टोन्यूरिया होता है वो जहां भी यूरिन पास आउट करेगा ना, तो उनका यूरिन ना हवा के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आते ही वो ब्लैक ब्लैक टाइप का हो जाएगा। लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं ना, मदर से सन में, फादर से डॉटर में जाते हैं, और ये स्किप करते हैं जनरेशन। तो ये हमने पढ़ लिया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो अब हम सीधे आ जाते हैं यहाँ। तो जो हमने पढ़ा है वही सब इसमें दिया हुआ, बाइकॉन्केव साइज का हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। सो फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो है फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ड्यू टू सिंगल जीन की डिफेक्ट की वजह से। सिंगल जीन में म्यूटेशन आ जाता है, और वो सिंगल जीन क्या करता था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाता था एंजाइम, और वो एंजाइम नहीं बनता है तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है एक्यूमुलेट हो जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, और ब्रेन में जाके अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, यूरिन में कीटोन देखने को मिलती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट खराब हो जाता है, क्योंकि थायरोसिन टायरोसिन नहीं बना तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाते हैं। ओके। और there are also these are also excreted through the urine because of its poor absorption by the kidney। तो यूरिन में कीटोन्स देखने को मिल जाते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया बोल रहे हैं ना, तो कीटोन इन यूरिन, ठीक है। तो कीटोन्स देखने को मिल जाते हैं यूरिन में, और मेलानिन बहुत लो हो जाता है, तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इसको। फिर हम पढ़ते हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है, जो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाता है जब दोनों दोनों ही क्या हो, कैरियर हो, दोनों ही कैरियर हो। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस आता है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों ही बच्चे, दोनों ही आपका ब्लड का डिसऑर्डर है, दोनों ही आपका हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपके थैलेसीमिया इज, वेट ये वाला पेन पतला वाला ले ली। थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी खराब नहीं होगी, उसकी क्वांटिटी ही कम हो जाएगी। और क्या होना चाहिए, मदर जो है, मदर और फादर, मदर एंड फादर दोनों ही कैरियर होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, दोनों ही कैरियर होने चाहिए। हीमोग्लोबिन में मान लो ये थैलेसीमिया का है, ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल, हीमोग्लोबिन में थैलेसीमिया का है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल। तो दोनों ही क्या होने चाहिए, कैरियर और कैरियर। तो दोनों कैरियर होंगे तो हमने देखा है कि किस तरह से 1 आउट ऑफ 4 में थैलेसीमिया जाने के चांसेस रहते हैं। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू इधर म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ, ये क्यों होता है, डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ, डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबुलिन चेन। एक ग्लोबुलिन चेन नहीं बनता है, अल्फा एंड बीटा चेन, ठीक है, उनमें से कोई अल्फा चेन नहीं बनेगा या तो बीटा चेन नहीं बनेगा, that make up globule hemoglobin. These cause the formation of abnormal hemoglobin molecule, result into anemia which is characteristic of the disease. Thalassemia can be classified according to the chain of the hemoglobin molecule is affected. अगर मान लो अल्फा चेन नहीं बन रहा है, अल्फा चेन नहीं बन रहा है, इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अगर अल्फा चेन नहीं बन रहा है तो अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे। और अगर बीटा चेन नहीं बन रहा है किसी रीजन से, उसमें म्यूटेशन आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया कहेंगे, ठीक है। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड while बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड HbA एंड HbA2। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो अल्फा थैलेसीमिया है वो दो जीन से कंट्रोल हो रहा है, HbA HB2। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे
इस तरह से एकदम शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। किससे कंट्रोल हो रहा है? HbA। ओहो, किससे कंट्रोल हो रहा है? HbA, HbA1 एंड HbA2। ठीक है, लिखा हुआ है, फिर भी आपको बगल में लिखना है ताकि आपकी रिवीजन फास्ट हो। ऑन क्रोमोजोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, कौन से क्रोमोजोम में? क्रोमोजोम 16, दोनों पेरेंट के क्रोमोजोम 16 में HbA 1 और 2, इन दोनों जीन में म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर of the four genes. The more gene affected, the less alpha globulin molecule is produced. जितना ज्यादा जीन, ये सारे जो जीन से जितने ज्यादा अफेक्टेड होंगे, उतना ही कम अल्फा ग्लोबिन बनेगा, और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम बनेगा। While beta thalassemia is controlled by a single gene, बीटा किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सिंगल जीन एच बी बी, बीटा HBB, हबीबी है ना, हबीबी हब्बी हबी HBB है ना, याद कराने के लिए बोल रही हूँ, HBB हबीबी। और क्रोमोजोम 11, दोनों का क्रोमोजोम 11 जानते हो किसको बोलते हैं? पैर को, है ना, पैर। तो याद रखो ना कि बीटा चेन अगर थैलेसीमिया है तो हस्बैंड वाइफ दोनों हबीबी हबीबी कर रहे हैं, है ना, और उनके पैर में है वो जीन, HBB, क्रोमोजोम 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन, एक जीन या दोनों जीन अगर क्रोमोसोम 11 की अफेक्टेड हो गई तो उसकी वजह से होता है। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम एंड ये क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ द सिंथेसिस ऑफ इनकरेक्टली फंक्शन ग्लोबिन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा कि थैलेसीमिया और सिकल सेल में डिफरेंस क्या है? थैलेसीमिया जो है क्या है? आपका क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, और सिकल सेल एनीमिया क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। ओके, और दोनों ही ग्लोबिन से रिलेटेड है, दोनों में आयरन पॉरफायरिन रिंग का कुछ नहीं हो रहा है, दोनों में ग्लोबिन से ही रिलेटेड है, दोनों ग्लोबिन से ही रिलेटेड है। उसी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक में बेस पेयर में आ रहा है, एक में जीन जो है उसकी वजह से जो म्यूटेशन आ रहा है या फिर डिलीशन हो रहा है वहां पर, उसकी वजह से हो रहा है। सो नेक्स्ट इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। The chromosomal disorder, on other hand, are caused due to absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosome। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ म्यूटेशन में कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होता है, एनिप्लॉइडी क्या होता है, एंड पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम आ गए, डिलीट हो गए, ये आते जाते कैसे हैं मैम? देखो मैं फिर से बता रही हूँ, जब भी क्या होता है, एनाफेज आता है ना, इस तरह से अरेंज है। मान लो क्रोमोसोम 1 है और ये क्रोमोसोम 46 है, तो जब भी मियोसिस हो गया और फिर एनाफेज आ गया तो यहाँ पर इस तरह से होंगे, इसमें 23 जाएगा और इसमें 23 जाएगा। ठीक है, ऑटोजोम्स में भी होता है, मैं एक ऐसे जनरल बात बोल रही हूँ, इसमें 23 जाएगा, इसमें 23 जाएगा। नॉर्मल केस में ये होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि ठीक से एनाफेज नहीं हुआ, मान लो कॉलकाइन, जिसकी वजह से मैंने बोला कि स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर एनाफेज नहीं हुआ बेटा तो क्या होगा? ये यहाँ पे 23 की जगह 24 आ गया, और यहाँ पे 22 क्रोमोसोम ही रह गए। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? N-1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? N+1 हो गया। ऐसे ही अगर मान लो 46 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2N+1 हो गया, और यहाँ पर 2N-1 हो गया। समझ गए? तो जितना होना चाहिए उससे एक में ज्यादा चला गया और एक में कम चला गया। क्लियर बात? तो ज्यादा होना भी खराब है और कम होना भी खराब है। क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट भी टूट जाता है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है बॉडी में। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम मतलब छोड़ के चला जा रहा है सेल को, और दूसरे जगह चला जा रहा है ना, दूसरे सेल में चला जा रहा है, बोल रहा है कि भाई मुझे यहाँ रहना ही नहीं है तुम्हारे पास में। तो फेलियर ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम्स कॉल्ड द एनिप्लॉइडी।
सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है या एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एनिप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है ना, ठीक है, एनाफेज अच्छे से नहीं हुआ तो 21 नंबर क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। 21 नंबर जो क्रोमोसोम है, 21 नंबर क्रोमोसोम है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, एक एक्स्ट्रा आकर के ऐड हो, ठीक है। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट इन लॉस ऑफ वन एक्स। एक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए थे तो एक एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, एक्स नॉट हो गया। ओके। फेलियर ऑफ cytokinesis after telophase stage of cell division result in increase in a whole set of chromosome। देखो क्या है, साइटोकाइनेसिस ही नहीं हुआ। ओके। जब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो पूरा का पूरा सेट अगर ऑर्गेनिज्म में चला गया, पूरा का पूरा सेट ऑर्गेनिज्म में चला गया, मतलब कि 23 बनने चाहिए थे मियोसिस के बाद और 23 नहीं बने, 23 + 23 और आ गए, जो एन सेट है ना, एन हैप्लॉइड, वो और आ गया, तो ये जो एग बना वो कितने क्रोमोसोम का बन गया, 46 क्रोमोसोम का। अब ये एग जो है 23 क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा, मॉन्स्टर ही बनेगा ना, समझ गए। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, पॉलीप्लॉइडी कह रहे हैं, या फिर डबल क्रोमोसोम, मतलब पूरा नहीं आकर के पूरा आधा सेट आ गया, 2 का सेट आ गया, 3 का सेट आ गया, 4 का सेट आ गया, इस तरह से। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46 होता है, 23 पेयर, आउट ऑफ विच 22 पेयर हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। समटाइम्स, दो रेयरली, इधर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में बी इंक्लूडेड इन, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इंक्लूड हो जाते हैं इन इंडिविजुअल्स। Individual may lack one of any one pair of the chromosome. These situations are known as the trisomy, monosomy और chromosome of a chromosome। ठीक है, इसको हम ट्राइजोमी बोल सकते हैं अगर कम हो गया है। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइजोमी बोल सकते हैं या फिर मोनोजोमी बोल सकते हैं। मोनोजोमी हो गया आपका 2n-1, दिस इज मोनोजोमी। मोनोजोमी एक कम हो गया क्रोमोसोम, 2n-2 हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, नलीजोमी। ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, नलीजोमी। जोमी किस लिए यूज कर रहे हैं, जोमी का मतलब होता है क्रोमोसोम, मतलब बॉडी, जोमी मतलब बॉडी, ओके, कलर बॉडी, जोमी। मोनो मतलब सिंगल, नली मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब कि अब 2n में से दोनों के दोनों चले गए, ठीक है, जो पेयर जो थे वो दोनों के दोनों गायब हो गए। ओके। फिर 2n+1 है तो ये क्या हो गया, ट्राइजोमी। ट्राइजोमी 2n+2 है तो ये क्या हो गया, टेट्राजोमी। टेट्राजोमी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सच ए सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस सीक्वेंस इन द इंडिविजुअल। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इस तरह की चीजें होती है, तो अलग अलग बीमारी होती है, तो हम देख लेते हैं कब कौन सी बीमारी होती है। ओके। देखो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का बताया हुआ है, तो इसके सिम्टम्स आते हैं। ओके। इसके जो है क्या क्या साइन है क्या, तो वो आता है आपको कि डाउन सिंड्रोम किसी को है तो क्या क्या मतलब साइन होंगे, सॉरी सिम्टम्स नहीं बोलेंगे इसको, क्या क्या, है ना। तो इसका जो फ्लैट बैक होगा, बैक जो होगा उसका फ्लैट होगा, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स पे बहुत सारे लूप्स देखने को मिलेंगे ऐसे फोल्डेड, पाम क्रीज होगा, एंड बिग एंड रिंकल टंग होगा। टंग हमेशा ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। कंजेनिटल हार्ट डिजीज उसको होगी, मतलब बचपन से ही एक हार्ट डिजीज बच्चे को रह सकता है, ठीक है। फिर डाउन सिंड्रोम, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21। अभी जो हमने देखा बच्चा, उस ऐसी बीमारी होने का क्या रीजन हो सकता है, ये इसका रीजन होता है क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइजोमी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाना। दिस डिसऑर्डर, देखो गलती सेल ने की और भोग कौन रहा है, एक सेल की गलती की वजह से पूरा बच्चा भोग रहा है ना, पूरा परिवार भोगेगा। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लैंगडॉन डाउन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। तो लैंगडॉन डाउन ने 1866 में ये इसकी खोज की थी। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, furrowed tongue, partially open mouth, palm is broad with characteristic palm crease, physical
साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। तो एक एक लाइन इसकी याद होनी चाहिए। डाउन सिंड्रोम की सिम्टम से क्वेश्चन दे सकता है, किसने ढूंढा उससे दे सकता है, कौन सा क्रोमोजोम ये होता है, मतलब किस क्रोमोजोम में दिक्कत आती है, कौन सा क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड होता है या डिलीट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। फिर है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम ये ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चे जिसमें कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है मेल में, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है, एक्स एक्स वाई हो जाता है। एक्स वाई होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, तो एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से क्या होगा भाई, फीमेल फीमेल आ गई एक्स्ट्रा इसके अंदर, तो फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे इस बंदे में। ठीक है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। कैसे? इसमें ब्रेस्ट देखने को मिलेगा, वॉइस फीमेल जैसी देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली फिर ये पर्सन कैसा हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, जिसको बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन मेल। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवर और मस्कुलाइन डेवलपमेंट, पूरा मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है इनमें। और ये पर्सन कैसा होगा, स्टेराइल होगा। ओके, तो एक्स आ गया, मतलब कि इनको क्या बोल सकते हैं कि हम सुपर वुमेन टाइप, थोड़ा सा, ठीक है, मैन और वुमेन टाइप। तो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में कि जो फीमेल है, फीमेल के पास एक एक्स कम है। तो एक एक्स कम है, वन एक्स इज वन एक्स क्रोमोजोम इज लेस। तो वन एक्स क्रोमोजोम लेस है, मतलब कि फेमिनाइन का जो फीचर है वो वाला नहीं होगा। ठीक है, फेमिनाइन जो होना चाहिए, मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होंगे, फीमेल के जो पूरे कैरेक्टर होते हैं ना वो नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट होंगे। और क्या होगा? हम्म, और क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या तो नहीं होगा या होगा तो बहुत 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 ही कम। और क्या होगा कि स्टेराइल, स्टेराइल। ठीक है, तो सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम। तो 45 46 क्रोमोजोम की जगह 46 माइनस वन, तो कितने हो गए, 45 ही क्रोमोजोम रह जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, 46 प्लस वन, तो 47 क्रोमोजोम हो जाएंगे। ओके, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक एक्स आ गया मतलब कि फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, एक एक्स चला गया मतलब फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स गायब हो गए। ओके, सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वगैरह नहीं होते हैं इनमें। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो दिस इज द समरी, समरी जरूर पढ़ा करो। समरी से क्या होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे कोई चैप्टर, और आपने उस चैप्टर को पढ़ रखा और आपको लगे कि अरे ये चैप्टर तो मैंने पढ़ रखा है यार, पढ़ तो रखा है, कितनी बार पढ़ूं, है ना, तो एटलीस्ट उसका आप समरी पढ़ लें, समरी पढ़ लें। और आप उसके पीछे के जो क्वेश्चंस है ना उसको एक बार देख लें। तो जब आप समरी पढ़ेंगे और जब आप पीछे के थोड़े क्वेश्चन देखेंगे तो वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीछे के क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना पढ़ रखा है। खासकर ड्रॉपर्स जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होता है कि अरे हमने तो ये पढ़ रखा, हमने तो ये पढ़ रखा था, पीछे वाले क्वेश्चन जरा बना के देखो, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है ना, पीछे वाले क्वेश्चन खाली तुम करके देखो। और ये समरी पढ़ लो एक बार। समरी मतलब मन नहीं लग रहा है, रीडिंग कर लो, कम से कम रीडिंग कर लो, तो आपको कुछ तो पढ़ लोगे, कुछ परसेंट तो पढ़ोगे। फिर मैं बता रही हूँ, समरी पढ़ने से ना आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अरे मुझे थोड़ा याद है, हाँ ये मुझे याद आ रहा है। फिर आपको लगता है कि अच्छा मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँ। ये इसको जिगार्निक इफेक्ट बोलते हैं बच्चे। जब भी हम कोई स्टोरी देखते हैं ना, कोई स्टोरी देखते हैं और आधे में ही खत्म हो जाए, या आपको थोड़ा सा ट्रेलर बता दे तो आपको पूरा देखने का मन करता है ना। अभी जैसे मैं बोल दूं कि मैं आपको कोई बात बताने वाली हूँ, इधर घुमा फिरा के हल्का फुल्का बता दूं, आपको लगेगा कि क्या बात बताने वाली है। तो वैसे समरी होता है, तो समरी जरूर पढ़ा करो, क्वेश्चन थोड़ा देख लिया करो, तो पढ़ने में मन लगेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के सारे लेक्चर देखा करो ध्यान से। टाटा बाय बाय, ध्यान रखो अपना, मन लगा के पढ़ते रहो।